नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कक्षा 10वीं विज्ञान। इस अध्याय 3 में मैंने आपको पहले और भी वीडियो बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, हमने पढ़ लिए इसमें। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। भौतिक गुणधर्म की हमारी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी धातुओं को वायु में जलाने से क्या होता है, उनका दहन करने से क्या होता है। धातु आप पहचानते हो, बहुत सारी धातुएं होती है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ठीक है, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, चांदी, बहुत सारी धातुएं हैं। तो इसके लिए कुछ धातु कलेक्ट करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनको देखेंगे, ठीक है, कि जलने के बाद क्या बचता है, ठीक है। जलने के बाद उसका क्या होता है, कुछ परत जमती है या नहीं जमती है, या कोई धातु जल रही है या नहीं जल रही है, उसका दहन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हम उसके बाद देखेंगे, क्रियाकलाप करने के बाद, ठीक है, कि क्या होता है धातुओं का। तो जनरली जो धातुएं जो होती है वो वायु में दहन करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। हम इससे भली भांति परिचित है। आपने देखा होगा अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब गर्म कर रहे थे वायु की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम रिबन से क्या होता था, सफेद कलर का पाउडर गिरता था और श्वेत ज्वाला के साथ वो जलता था। तो सफेद कलर का जो पाउडर गिरता था वो क्या था, धातु ऑक्साइड। तो हम भली बात इससे परिचित है। हमने अध्याय 1 में देखा है कि मैग्नीशियम को किस प्रकार से जलाया जाता है और उससे किस प्रकार से पाउडर सफेद कलर का निकलता है। तो यहाँ पर भी जो धातुएं होंगी वो धातुएं क्या करेगी, धातु प्लस हम इसका क्या कर रहे हैं, दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा दहन, ये हमें पता है कि कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो क्या बनाएगी ये, धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। तो कोई भी धातु हो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। किंतु हर धातु की क्रियाशीलता अलग अलग है। कुछ धातुएं जल्दी जल जाती है, कुछ तुरंत दहन हो जाता है, कुछ धातुओं का लेट होता है और कुछ धातुएं दहन नहीं होती, ठीक है, जिनके लिए बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर या एक निश्चित ताप पर जो पिघलती नहीं है, जो क्रिया नहीं करती है ऑक्सीजन से। कुछ धातुएं ऐसी भी होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया धातु ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ कोई धातु ले लें, मान लो कि हमने ले लिया ये कॉपर, Cu धातु प्लस ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में क्या बनाएगी, Cu कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये बन गया आपका क्या, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार से एक और देखते हैं हम, ये एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 और यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 3 और यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 4 2, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारी बैलेंस हुई। तो ये भी क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाएगी। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय। क्या होती है, अम्लीय। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड को छोड़कर, जैसे कौन कौन से धातु ऑक्साइड, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये 2 ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय प्रकृति भी और क्षारीय प्रकृति भी। तो दोनों प्रकृति प्रदर्शित करने के कारण इन दोनों ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं इनको, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये 2 ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इनको उभयधर्मी कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो कि अम्लीय प्रकृति की होता है। लेकिन कुछ ऑक्साइड जो है वो अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड आपका
कौन कौन हो गए, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जब हम दहन करते हैं तो हमें कुछ चीजें मिलती है, जैसे जब देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पर सभी धातुओं की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम देखें पोटेशियम और सोडियम धातु जो है, ऐसी धातु तीव्र अभिक्रिया करती है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। यदि आप उनको बाहर रखो तो तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी और दहन हो जाएगा उनका, तो वो सावधानी से दहन करना पड़ता है हमें इन धातुओं का। और इसीलिए इन दो धातुओं को किसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए और उनका दहन नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से ऑक्सीजन से क्रिया करती है, इसलिए इन दोनों धातुओं को मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है। उसी प्रकार सामान्य ताप पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और आदि धातु, इसके अलावा और भी कुछ धातु है जिनके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, और ये ऑक्सीजन की परत चढ़ जाने के कारण इनका फिर से दोबारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आप एल्यूमिनियम का बर्तन लाते हो, कैसा चमचमाता है वो, जब फर्स्ट बार आप लेके आते हो, शुरू नया आप मार्केट से लेके आए बर्तन को, कैसे चमचमाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद आप देखते हो कि उसके ऊपर वो डल हो जाता है, काला काला दिखाई देता है। ठीक है, वो क्यों दिखाई दे रहा है काला काला, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसके ऊपर क्रिया कर ली और ऑक्साइड की परत बना दी। ठीक है, ऑक्साइड की परत बना दी ताकि अगली बार उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य ताप पर कुछ धातुएं ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है। उसके बाद गर्म करने पर लोहे का दहन नहीं होता है, किंतु जब ज्वाला में हम लोहे चूर्णों को डालते हैं तो तेजी से दहन करता है। तो ये लोहा भी एक सामान्य ताप पर दहन नहीं होगा। ठीक है, जब ज्वाला पर उसको रखेंगे और जब लोह चूर्ण डालेंगे तो दहन होता है। कॉपर का दहन नहीं होता है, कॉपर जो है वो नहीं दहन होता है इसका। ठीक है, किंतु ताप पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, दहन तो नहीं होगा, लेकिन अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताप पर ये क्या होगा, उसके ऊपर परत चढ़ जाएगी ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद में दो धातुएं सोना और चांदी जो होती है, अत्यधिक ताप पर भी अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं करेगी। इनको ताप बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो भी अभिक्रिया नहीं करती। कौन, सोना और चांदी, इसलिए तो महंगी होती है, ना काली पड़ती ना पीली पड़ती है। सोना चांदी हमेशा चमकती रहती धातुएं। क्यों चमकती है कि यहाँ पर वो जब आप गर्म कर रहे हो तब भी क्रिया नहीं कर रही। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करेगी, फिर नॉर्मल पर भी नहीं करेगी। जब गर्म करने पर नहीं कर रही तो नॉर्मल पे भी नहीं करेगी, इसलिए सोना चांदी चमकते रहते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, काले नहीं पड़ते हैं और इसलिए महंगे भी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि धातुओं को वायु में दहन करने से हमें क्या मिलता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और किस प्रकार से धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। यानी यहाँ से एक चीज सामने आई हमारे, यहाँ पर जो धातुओं की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई जल्दी क्रिया करती, कोई लेट करती, कोई ज्यादा तापमान पे करती, कोई करती ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये हमने यहाँ पर देखा धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। और आगे देखते हैं रासायनिक गुण, या भी हमने एक ही देखा और रासायनिक गुण देखते हैं इसके। और हम देखें कि जो धातुएं होती है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। इसके पहले हमने देखा था कि उनको दहन करते हैं तो क्या होता है, लेकिन अब क्या देखें हम, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है धातुएं। ठीक है, तो धातुएं जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु प्लस जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये धातु ऑक्साइड फिर से जल से क्रिया करके, ये घुलनशील अवस्था में होता है, जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर एक चीज है कि जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि कुछ धातुएं जैसे सोडियम, ये सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ये सोडियम जल के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसने। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ क्या बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ये क्या हुई, हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा भी निकली, और ये उष्मा इतनी निकलती है कि ये आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन। ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, उष्मा की मात्रा इतनी होती है कि हाइड्रोजन जो होती है, जो ठंडे पानी से जो हाइड्रोजन निकली वो क्या कर लेती है, उष्मा की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है। उसी प्रकार इधर भी पोटेशियम के साथ भी ऐसे होता है, यहाँ पर भी उष्मा निकलती है जो कि H2, जिसके कारण H2 हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है ठंडे पानी में। तो हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम जो दो धातुएं ऐसी है जो ठंडे पानी से क्रिया कर लेती है, यानी ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेगी और आग पकड़ लेगी। ठीक है, उसके बाद में अभी कैल्शियम जो है ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया कर लेती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन
पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता, यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा नहीं होती है जिससे कि ये हाइड्रोजन आग पकड़ ले। ठीक है, यहाँ ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिससे हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ती, किंतु हाइड्रोजन निकलती है जिससे कैल्शियम के चारों तरफ बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, और वो बबल्स उस कैल्शियम को क्या कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, जिससे ऊपर आकर वो तैरने लगती है। अब उसके बाद मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम जो धातु है ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती, किंतु गर्म जल के साथ क्रिया करेगी। गर्म जल में आप डालोगे तो क्रिया करेगी, इसमें भी बबल्स बनेंगे और ये हल्की कर देंगे मैग्नीशियम को, ऊपर आकर मैग्नीशियम तैरने लगेगी। ठीक है, गर्म जल में। ठीक है, ये ठंडे जल से, ये दोनों ठंडे जल से भी आग पकड़ लेती है, ये नहीं पकड़ती किंतु क्रिया कर लेती है। ये गर्म जल के साथ क्रिया करती है, लेकिन एल्यूमिनियम आयरन ये दोनों गर्म जल के साथ भी क्रिया नहीं करती है और ठंडे जल के साथ भी क्रिया नहीं करती। कौन? एल्यूमिनियम और आयरन। ये करती है वाष्प के साथ अभिक्रिया। जब हम इनको क्रियाकलाप करके वाष्प के द्वारा भाप से इनको रिएक्शन करवाएं, इसके द्वारा पानी की जो भाप होती है, वाष्प होती है, यहाँ पर देख रहे हो आप, गैस H2O गैस फॉर्म में भाप के रूप में यदि इनसे हम क्रिया करवाएं तो ये क्रिया कर लेती है भाप से, और क्रिया करके क्या बना लेती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है इनसे भी, और ये हाइड्रोजन जो होती है ये मुक्त होती है, यहाँ पर भी आग नहीं लगती, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा नहीं निकल पाती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुई इसमें, जल के साथ अभिक्रियाशीलता में सबसे ज्यादा क्रियाशील सोडियम और पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और आयरन। और जो धातुएं बच गई आपकी लेड, कॉपर, सोना, चांदी, ये जो धातुएं हैं ये ना तो ठंडे जल से, ना गर्म जल से, और ना ही भाप से क्रिया करती है। ये किसी भी प्रकार से जल से कोई क्रिया नहीं करती है ये धातुएं। इसीलिए सोना, चांदी, कॉपर महंगे होते हैं, सोना चांदी चमकते रहते हैं, कॉपर भी महंगा है। ठीक है, क्योंकि ये तो जल से भी क्रिया नहीं करता है, खराब नहीं होता है, इसके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं होती, इसलिए ये महंगे भी होते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया में। अब हम देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। ठीक है, तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या करती है, तो कुछ धातुएं जो होती है वो अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे कि तनु अम्ल के साथ धातुएं जो है, कुछ धातुएं क्रिया नहीं करती, तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। HNO3 के साथ यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो तनु अम्ल के साथ बहुत सारी धातुएं क्रिया नहीं करती है, किंतु अति तनु विलयन के साथ भी कुछ मैग्नीशियम व मैग्नीज अभिक्रिया कर लेते हैं। अति तनु विलयन नाइट्रिक अम्ल का जो होता है उससे ये अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो हमें इस प्रकार की सीरीज प्राप्त होगी, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करेगी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। उसके बाद यदि हम कॉपर को देखें तो ये तो तनु अम्ल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करता, कौन, कॉपर। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया करती ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया ये कर लेती है जल्दी से, और कॉपर तो अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसके अलावा तनु अम्ल के साथ और धातुएं, चांदी, सोना, ये भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चला कि तनु अम्ल के साथ सबसे पहले अभिक्रिया को करती है एल्यूमिनियम। यहाँ पर दो धातुओं को छोड़ना है आपको, कौन सी दो धातु है, सोडियम एंड पोटेशियम को, क्योंकि ये तो ठंडे जल के भी साथ क्रिया कर लेती है भैया। यदि हम इनको इनके साथ करवाएंगे अम्लों के साथ तो आग तुरंत पकड़ लेगी। ठीक है, तो इसको बहुत सावधानी से हमें देखना है। यहाँ पर इन धातुओं को इस क्रियाकलाप में इन्वॉल्व नहीं करना है, इनको नहीं लेना सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये तो हमने देखा कि ठंडे जल में भी आग पकड़ लेती है, ठंडे जल में भी आग पकड़ लेती है। ठीक है, कई बार जादूखोरे जादू दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि वो पानी में आग लगा देते हैं। तो पानी में आग किससे लगाते हैं, सोडियम और पोटेशियम को पटक देते हैं, पानी में आग लगा दे, आग लग जाएगी इससे, क्योंकि अभी हमने देखा जस्ट पहले कि ये ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती है, और इस प्रकार पानी में आग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम पोटेशियम बहुत क्रियाशील है, इसलिए इसको अम्ल के साथ नहीं लेना है, इन धातुओं को हमें अम्ल के साथ लेना है। लेकिन इन धातुओं में भी मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो तुरंत तनु अम्ल के साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तनु अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं ये, लेकिन ये नहीं करते हैं।
ठीक है। तो हम इनकी यदि क्रम बनाए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अभिक्रिया ये करेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और कॉपर तो बिल्कुल नहीं करता है। और भी अम्लों में होता है एक्वारेजिया, जिसको रॉयल जल कहते हैं, रॉयल वाटर, लेटिन भाषा में इसको रॉयल वाटर कहते हैं। ये एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में होता है। इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया, जिसको भपकता द्रव भी कहते हैं, भपकता द्रव भी कहते हैं। और ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनियम जैसी धातु को भी पिघला देता है, ठीक है। आपने कई बार यदि इन दोनों में से यदि एक को यदि हम ले, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल को ले लें, तो ये इनको नहीं पिघला सकता, और यदि इसको ले लें तो ये भी नहीं पिघला सकता है। लेकिन यदि इन दोनों को 3:1 के रेशो में मिला दे तो ये गोल्ड और प्लेटिनियम को पिघला देते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा, गांवों में गलियों में घूमते रहते हैं कि आपके आभूषण चमका लीजिए, आपके पुराने गहनों को नया बना लीजिए। तो ये जो ऐसे हैं ये ठगोरे होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्वारेजिया जो होता है उसके अंदर आपके जो गहने हैं, गोल्ड प्लेटिनियम या चांदी के जो सोने चांदी के जो जवाहरात गहने हैं, इनमें से क्या करते हैं, इसको गला देते हैं। गलाने से इनके ऊपर की परत जो क्या है वो निकल जाती है, और ऊपर की परत निकलने से अंदर की जो है चमकीली परत दिखाई देने लगती। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे गहने चमक गए। लेकिन गहने चमकाने के चक्कर में गोल्ड की मात्रा को कम कर दिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उसको पिघला दिया, उनके सोल्यूशन में मात्रा भूल जाएगी। तो इसलिए सावधानी भी रखना है हमें। क्यों रखना है, क्योंकि एक्वारेजिया आपको पता है रॉयल वाटर ऐसा मिश्रण है, ये ऐसा द्रव है कि जो कि गोल्ड और प्लेटिनियम को भी पिघला देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अम्लों के साथ क्रिया देखी, आगे और देखते हैं हम। अब हम देखें जो आखिरी हमारा है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे क्रिया करती है। ये धातुएं अन्य धातु के लवण विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो इसके लिए हमने जो पहले के अध्यायों में हमने देखा था कि किस प्रकार से धातुएं जो है अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पर धातु रखता हूँ, जैसे हमने रखा Zn प्लस एक धातु का विलयन यहाँ पर ले लिया, धातु विलयन ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये धातु इसका विलयन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या बन जाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं करते हैं धातु, ठीक है। ये एक धातु है, ये धातु का लवण विलयन है, इसके साथ अभिक्रिया क्या की, यहाँ पर दूसरी धातु आ गई। मतलब यहाँ पर आपने देखा कि धातु A थी, इस धातु A ने B को हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर B का लवण विलयन था तो यहाँ पर A का लवण विलयन बन गया, और धातु भी अलग हो गई। मतलब यहाँ से धातु भी अलग हो गई, मतलब इस धातु ने इस धातु को अलग कर दिया, और ये धातु इस धातु की जगह पर बैठ गई, और ये धातु क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धातु A जो है, ये धातु A जो है, ये धातु B के विलयन से, जो धातु B का लवण विलयन है, इस B वाली धातु से A वाली धातु क्या है, ज्यादा क्रियाशील। ये ज्यादा क्रियाशील थी, इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। देखा आपने सरपंच चुनाव में या चुनाव होते हैं, जो ज्यादा वोट लाता है वो पहले वाले को हटा देता है और वो बैठ जाता है कुर्सी पे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही, ये ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील ने कम क्रियाशील को हटा दिया और ये बैठ गई। तो इसके आधार पर हम इन धातु लवणों, इस प्रक्रिया के द्वारा हम धातुओं की क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता का पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इस प्रकार जो चारों चीजें हमने की, चारों प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े, अलग अलग रासायनिक गुणधर्म हमने देखे, उन चारों गुणधर्मों से हमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता का पूरा ज्ञान हो गया, हमें पूरा पता हो गया। हमने पता क्या किया कि जो पोटेशियम है इससे एक सक्रियता श्रेणी मिली, अभिक्रियाशीलता का पता चला, सक्रियता श्रेणी मिली। इस सक्रियता श्रेणी में हमने देखा कि जो पोटेशियम है सबसे क्रियाशील, पोटेशियम सोडियम सबसे क्रियाशील, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, Hg, मरकरी, चांदी, और सबसे कम क्रियाशील सोना, ठीक है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर वाली धातु है, फिर घटती अभिक्रियाशीलता, और सबसे कम अभिक्रियाशील नीचे वाली धातु है आपकी सोना सबसे कम, फिर चांदी, फिर पारा, फिर आपका कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील ये धातुएं होंगी, ठीक है। और हमने देखा भी सही कि ठंडे पानी से ही क्रिया कर लेती है भैया,
ठंडे पानी में आग लगा देती है ये, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख लिए। ठीक है, चारों प्रकार से हमें 40 प्रकार में देखे इनके किस प्रकार से अभिक्रियाशीलता दर्शाती है और किस प्रकार से हमें सक्रियता श्रेणी मिली। ठीक है, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, अभिक्रियाशील धातु कौन सी वो हमें मिला, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, मॉडरेट बीच की कौन सी है। ठीक है, मध्यम जो अभिक्रियाशीलता दर्शाती वो धातुएं भी हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, तो ये हमारा आज इस पार्ट में हम इतना ही, इस भाग में हम आज इतना ही देखेंगे, बाकी इसके बाद देखेंगे। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।